हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ एक्स वाई जेड आर द nth, 2nth, 3nth terms of a GP, prove that y square is equals to zx। क्वेश्चन ये है कि nth टर्म की जो वैल्यू है वो x है, 2nth टर्म की जो वैल्यू है वो y है, 3nth टर्म की जो वैल्यू है वो z है, और ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। आप साबित करें, प्रूव करें कि y स्क्वायर बराबर है zx के। तो स्टूडेंट, बहुत आसान सवाल है। हम ये बात जानते हैं सॉल्यूशन में कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1। ये Tn है, nth टर्म है ये। अगर मैं nth के बजाय 2nth टर्म लगा दूं तो सिर्फ इजाफा क्या होगा कि जब यहाँ n है तो r की पावर n-1 है। अगर यहाँ 2n है तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सिर्फ r के ऊपर अब आ जाएगा 2n-1। इसी तरह अगर मैं n की जगह पर 3n लगा दूँ तो ये बन जाएगी 3nth टर्म, a ऐसे ही आ जाएगा और r के ऊपर आ जाएगा 3n-1। अब उसने खुद कहा है कि nth टर्म की जो वैल्यू है वो x है। यह आ गया जनाब x के बराबर, ये x के बराबर आ गया। और 2nth टर्म की जो वैल्यू है वो y है, तो ये इसको हम ले लेते हैं y के बराबर। और 3nth टर्म की जो वैल्यू है वो z है, इसको हम ले लेते हैं z के बराबर। अब उसने हमसे क्या कहा है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि y स्क्वायर बराबर है zx। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू ले लेते हैं। y हमारे पास क्या है? y की वैल्यू है a r की पावर 2n-1। अब हमें क्योंकि y स्क्वायर चाहिए तो हम इसको कर देंगे SBS। SB स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो y का भी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू a r की पावर 2n-1 का भी स्क्वायर आ गया। y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर और a r की पावर 2n-1 और इसके ऊपर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इंडिसीज का रूल ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और उनके ऊपर कोई मुश्तरका पावर हो तो वो पावर हर एक के ऊपर लगा दी जाती है। मतलब a पे भी स्क्वायर आ जाएगा और r की पावर 2n-1 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बराबर है, a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। और इंडिसीज का रूल ये है कि पावर के ऊपर जब पावर आती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा जनाब 2n को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n, और 2 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई a स्क्वायर इज इंटू 4 r की पावर 4n-2। इसको आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ है? z मल्टीप्लाई बाय x। z किसके बराबर है? a r की पावर 3n-1 डॉट, यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई बाय x। x आपके पास क्या है? a r की पावर n-1। तो zx आपके पास आ गया a इंटू a स्क्वायर, और आप जानते हैं r और दूसरी तरफ भी r है, तो जब दो बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये हो गया 3n-1 प्लस n-1। तो zx आपके पास क्या आ गया? a स्क्वायर r 3n और 1n कितना होता है? 4n।
-1 और -1 कितना होता है? -2। इसका नाम आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर की पावर a स्क्वायर इंटू 4 a स्क्वायर इंटू आर की पावर 4n-2। और इक्वेशन नंबर 2 में जो आंसर आ रहा है zx का, वो क्या आ रहा है? a स्क्वायर r की पावर 4n-2। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखिए अब zx इज इक्वल्स टू ये a स्क्वायर r की पावर 4n-2 इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है? y स्क्वायर में। और यही तो हमें चाहिए, यही तो हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूफ्ड। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था। सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए था? पहली चीज़ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, tn क्या होता है, फिर 2n बनाना, फिर 3n बनाना, और फिर उसके बाद सारा का सारा काम आपके सामने। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आने का बहुत चांस होता है इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स। आज असल में हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ जीपी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ जीपी। सही है जनाब? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वर्ड प्रॉब्लम। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आप सब स्टूडेंट से पहले भी कहा था कि पूरी एक्सरसाइज 6.4 सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हो रही है, जो कि है tn इज इक्वल्स टू a r की पावर n-1। लेट्स हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डू द नंबर्स 1 x स्क्वायर 6 minus x square taken in that order form a GP? क्वेश्चन मार्क। ये सवाल भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। वो कहता है x की वैल्यूज़ क्या होंगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू नहीं है, यहाँ पर है वैल्यूज़ का वर्ड। वैल्यूज़ का मतलब होता है मोर देन 1। तो सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि x की वैल्यू एक से ज़्यादा आएगी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। तो अब वो ये कहता है कि ये जो नंबर्स हैं 1x स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जीपी है, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है या नहीं है। जब उसने कहा कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें रेशो हमेशा बराबर होता है। यानी कि अगर आप इसका रेशो निकालें, रेशो कैसे निकलता है? आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 1, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके पीछे वाला क्या है? x स्क्वायर। यानी कि आगे वाला पीछे वाला 1 x स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल्स टू आगे वाला 6 माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे वाला x स्क्वायर। ये रेशो बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये जीपी है। तो जब जीपी है तो थ्रू आउट पूरी सीक्वेंस में रेशो क्या होगी? बराबर होगी। अब हम ये सिंपल एक इक्वेशन बन गई है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आन के जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x4, और ये 1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन सबको उठा के ऊपर लेकर आ जाए, इस जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 6 यहाँ पर आएगा तो माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व कर लेना है।
फैक्टराइजेशन क्या होगी, मिडिल टर्म ब्रेक, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 - 2। आप लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, आपको इतनी फैक्टराइजेशन तो आती होगी। चलिए, तो पहले दो फैक्टर्स और आखिर के दो फैक्टर्स। पहले दो फैक्टर्स में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और वहाँ बचेगा +3। आगे के दो फैक्टर्स में क्या आ रहा है, -2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। तो देखें आप, ये आपके सामने है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम होती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फैक्टराइजेशन सही है, वरना आपकी फैक्टराइजेशन गलत है। तो अब आप इसको लिख लीजिए 1 टाइम x² + 3, और यहाँ पर बचा x² - 2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x² + 3 भी 0 के बराबर हो गया और x² - 2 भी 0 के बराबर हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, x² = 3 को वहाँ ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, और x = जब स्क्वायर हटता है तो दो काम होते हैं, एक तो प्लस माइनस का साइन लगता है और उसके साथ साथ स्क्वायर रूट का साइन भी लगता है। और अब आपको ये बात पता होगी और पता होनी चाहिए कि माइनस अगर स्क्वायर रूट में आ जाए तो वो माइनस बाहर निकाल देते हैं और वो बन जाता है आयोटा। तो हैंस द फर्स्ट टू वैल्यूज ऑफ x आर ±√3 आयोटा। अब यहाँ देखिए, इस -2 को वहाँ ले जाए, +2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा और √2। हैंस जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है ±√3 आयोटा और ±√2 आंसर। बुक में मिसप्रिंट हुआ है, आयोटा नहीं लिखा हुआ, सही है। तो जिन स्टूडेंट की बुक में आयोटा नहीं लिखा हुआ आंसर्स के अंदर, काइंडली वो यहाँ पर आयोटा डाल लें। बुक में सम टाइम प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो वो आयोटा मिस हो गया वहाँ पर प्रिंट होना, तो इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। बट ये 100% करेक्ट आंसर है। तो देखा आपने कितना आसान सवाल था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात ही नहीं थी। आपने सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर था तो ये काम कितने आसानी से हो गया। वर्ड प्रॉब्लम बच्चे समझते हैं बहुत मुश्किल है, बट देखें वर्ड प्रॉब्लम कितनी आसान है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। What is question number 10 is, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन वर्ड जो है 10, 11, 12, 13, 14 ये एप्लीकेशंस हैं। ये क्या है, एप्लीकेशंस। ऑफ जीपी। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या हेल्प कर सकती है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि वो हमारी रोज़मर्रा की जो कैलकुलेशन है, बिजनेस पर्पस की कैलकुलेशन, उसमें हमारी बड़ी मदद करती है। कैसे मदद करती है ये हमें बताएगा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, एट the end of each year the value of a scooter owned by Nasir depreciates 20% of the value it had at
the beginning of the year if it was worth raise 20,000 rupees, 20,000 new what is its value now at the end of 5 years। लग रहा है पता नहीं कितना मुश्किल सवाल है, वर्किंग जो है वो वर्डिंग से लग रहा है बहुत मुश्किल सवाल है, बट यकीन करें ये बहुत ही आसान है। पहले इसको पढ़ें, इसकी ट्रांसलेट करें उर्दू में, इसको समझें क्या चीज़ गिवन है, क्या रिक्वायर्ड है, फिर सवाल खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा। कहता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ स्कूटर ऑन बाय अ नासिर डिप्रिशिएट 20% ऑफ द वैल्यू इट हैड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। नासिर के पास एक स्कूटर है और हर साल के एंड में उस स्कूटर की जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट का मतलब होता है डिप्रिशिएशन, कम हो जाना, 20% कम हो जाती है उसकी असल वैल्यू से। अब अगर उसकी जो वैल्यू थी न्यू जब उसने ख़रीदी थी वो 20,000 की थी, तो कहता है 5वें साल के आखिर में उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो पहली बात तो ये कि 20,000 की स्कूटर है और हर साल 20% उसकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो रही है, तो डेफिनेटली 5 साल के बाद ये 20,000 की नहीं रहेगी, ये कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी ये हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़, अब ये सवाल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सवाल है। कैसे पता लगा हमारे को? ऐसे पता लगा, हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो सेम होता है। अब कैसे पता लगेगा क्या चीज़ रेशो है? ये चीज़, ये जो 20% डिप्रेशिएट हो रही है वैल्यू, तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल जब ली थी उसने तो कितना था? ओरिजिनल जब उसने ली थी तो 100% था। डिप्रेशिएट हुआ तो कितना रहेगी? डिप्रेशिएशन हुआ 20%, तो आर क्या होगा हमारे पास? 100% माइनस 20%, यानी कि 80%। यानी ये हर साल के एंड में उस स्कूटर की जो वैल्यू है वो 80% रह जाएगी। यानी कि 80% को लिखने का एक और तरीका भी है, 80/100 जो होता है वो 0.8 होता है। तो R का आपका जो वैल्यू आ गया वो 0.8 आ गया। तो पहली गलती स्टूडेंट ये करते हैं, वो बोलते हैं 20% R है। नहीं जनाब, 100% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही 20% कम हो रहा है। तो ये तो आपको कॉमन सेंस भी है कि अगर 20% कम हो रहा है, आपने क्लास 6, 7, 8 में सवाल किए होंगे, तो जनाब अगर 20% कम हो जाए, 20,000 रुपये की चीज़ है तो क्या हो जाएगा? आप बोलते हैं 80% हम इसका लेंगे क्योंकि डिप्रेशिएट हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए, तो ये आपका R जो आ गया वो 0.8 आ गया। अब दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, एक आपको चाहिए होता है R, एक आपको चाहिए होता है A, और तीसरी चीज़ भी आपको चाहिए होती है, वो होती है N, और फिर आप फॉर्मूले से उसको निकाल लेते हैं। तो चलें देखते हैं किस तरह होता है। N हमारे पास क्या है? लिखा हुआ है What is the value now at the end of 5 years। तो N की जो वैल्यू है वो 5 है। अब निकालना है हमारे को A हम निकालेंगे किस तरह? जो स्कूटर की ओरिजिनल वैल्यू है 20, इसको या तो मल्टीप्लाई करते हैं 80% से या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 0.8 से। तो जब मैं कैलकुलेटर की मदद से इसको अभी करूँगा, जब मैं 20,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.8 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16,000। यानी कि एक पहले साल के एंड में 16,000।
ए भी आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टी एन बराबर है ए आर की पावर एन माइनस वन। टी एन कितना है हमारे पास 5, ए कितना निकाला 16,000, डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई, आर आपके पास कितना है 0.8 की पावर n माइनस वन, एन आपके पास कितना है 5 माइनस वन। तो 16,000 मल्टीप्लाई डॉट का मतलब बार बार बताता हूँ कि आप इसको डेसिमल ना समझे, बल्कि मैं डॉट नहीं लगाता, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा समझे कि ये डेसिमल है। 0.8 की पावर 5 माइनस 1 आ गई 4। अब ये पूरी चीज़ साइंटिफिक कैलकुलेटर से एक स्टेप में हो जाएगी। चलिए 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8 की पावर 4, 6553.6, 6553.6, यानी कि 5 साल के बाद नासिर ने जो स्कूटर ख़रीदी थी 20,000 रुपये की, 5 साल के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 6553.6। अभी मुझे इस सवाल के बारे में एक बात और भी बतानी है, पहले मैं इसका आंसर चेक कर लूँ। 6553.6 आंसर तो इसका 100% करेक्ट है। हो सकता है आप में से किसी बच्चे के जहन में ये आए कि चले एक्सक्यूज़ मी, चले आर हमने निकाल दिया, ए भी निकाल दिया, एन भी निकाल लिया, हमें जीपी नज़र नहीं आ रही। तो जनाब आप जीपी खुद बना सकते हैं। जीपी कैसे बनती है? जीपी बनाने के लिए आपको चाहिए होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। तो ए आपके पास क्या है 16,000, ए आर 16,000 इंटू आर कितना है मल्टीप्लाई बाय 0.8 इन प्लस कॉमा ए आर स्क्वायर 16,000 आर स्क्वायर इंटू 0.8 का स्क्वायर एंड सॉन। अब आप अगर कैलकुलेटर से इसको इससे काटेंगे तो 0.8 आएगा, इसको इससे काटेंगे तब भी 0.8 आएगा, आगे वाले को इससे काटेंगे तब भी 0.8 आएगा। तो ये आपकी आ गई जनाब इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कि अगर आपने ये चेक करना है इस तरह तो ये भी आ गया। एक और बात जो स्टूडेंट के जहन में आ सकती है तो मैं बता दूं इस सवाल के बारे में। अक्सर स्टूडेंट इसको ले लेंगे ए कि यार हम ए को ले रहे हैं 20,000, सही है आप ए को 20,000 ले लें। तो अगर आप विदाउट कैलकुलेटिंग ऑफ ए, जिस तरह मैंने कैलकुलेट किया, अगर आप विदाउट कैलकुलेटिंग ए को ले रहे हैं 20,000 16,000 के बजाय, तो फिर आप n की जगह पर रखेंगे 6, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग वैल्यू है ना, तो मैंने आखिरी वैल्यू से ले लिया, साल के एंड से ले लिया। तो अगर आप इसको a लेते हैं तो फिर ऐसी सूरत में आपको n लेना पड़ेगा 6। तो जनाब मैंने आपको इस सवाल के बारे में तकरीबन सारी बातें बता दी हैं। अब आप इस सवाल को जिस तरह मर्जी आए कर लीजिए, n आप 6 ले लीजिए, a आप 20,000 ले लीजिए, या फिर मेरा मशवरा ये है कि आप इसी तरह करिएगा सवालों को, तो बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे जिस तरह मैंने आपको सिखाया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखा आपने कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्या फ़ायदा है कि एक स्कूटर जिसकी वैल्यू 20,000 थी, हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की मदद से 5 साल के बाद उस स्कूटर की वैल्यू क्या हो गई 6,553.6 रुपीज़ रह गई। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 11। देखते हैं कि 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11 इज, ये भी बहुत आसान है, वर्ड प्रॉब्लम। अ पिंग पोंग ball is dropped vertically on a
table from a height of 81 centimeter above the table. It always bounces back to two-thirds of the distance of the previous fall. How high does it bounce back after striking the table for the fourth time. अब ये सवाल भी देखें, लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा है। जितना बड़ा सवाल है सॉल्यूशन इतना ही छोटा है इसका। पहला क्या लिखा हुआ है, अ पिंग पोंग बॉल। वो एक बॉल होती है, आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन ये टेबल है, टेबल के ऊपर अगर आप इस बॉल को फेंकें, मैं बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकता, मुझे ड्राइंग अच्छी नहीं आती। इस बॉल को जब हम यहाँ से नीचे फेंकेंगे इस टेबल के ऊपर, तो इस टेबल के ऊपर जब ये गिरेगी तो गिरने के बाद बाउंस बैक होगी। रबड़ की बॉल होती है, तो रबड़ बॉल है तो ऊपर नीचे होगी है। ये कहता है इसको कहाँ से फेंका गया, टेबल के ऊपर। ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी ये थी 81 सेंटीमीटर। अब कहता है इट ऑलवेज बाउंसेस बैक 2/3 ऑफ द डिस्टेंस। ये यहाँ पर गिरेगी और गिरने के बाद जब वापस जाएगी, अगली बार जब वापस आएगी तो ये 2/3 से आएगी, 2/3 से जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी टकराने के बाद जब भी 2/3 होगी, और नीचे आएगी ऊपर से तो जब भी 2/3 होगी। तो बल्कि ज़्यादा बेहतर आप एक ही चीज़ रखें कि जब भी टकरा के वापस जाएगी तो 2/3 हाइट इसकी कम हो जाएगी। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली चीज़ तो हम ले लेते हैं रेशो हमें नज़र आ रही है 2/3, क्योंकि सेम है ना, रेशो सेम है। ऑलवेज बाउंस बैक 2/3, हर दफ़ा बाउंस बैक होगी 2/3 से। ए क्या होगा? वही स्ट्रेटेजी जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ की थी, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल क्या है 81, तो ये आपके पास आ जाएगा 327 और 27 54 7। तो पहली दफ़ा जो आया ये 54 सेंटीमीटर होगा। अब आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बना लें, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ए आपके पास क्या है 54 ए आर, 54 इंटू आर कितना है 2/3, और 54 इंटू 2/3 का स्क्वायर, और 54 इंटू 2/3 का क्यूब। ये हम जो है वो बनाते रहेंगे और ये चलता जाएगा। आप देख लीजिए, इसको चेक करके हर आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करें, आपके पास 2/3 आएगा, गारंटी। ये नज़र भी आ रहा है, वर्बली नज़र आ रहा है। तो आपके पास ए भी आ गया, आर भी आ गया, एन क्या होगा? नज़र आ रहा है एन। हाउ हाई डज इट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द टेबल फॉर द 4th टाइम? तो 4 आपके पास आ गया एन। Hence our formula Tn is equals to a r की पावर n minus 1 n 4a, a 54 निकाला, r हमारे पास है 2/3, 5
4 माइनस 1 हो जाएगा 54, 2/3 की पावर 3 हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर हमें अलाउ होता है। 54 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 3, 16। ये आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर। पहले मैं इसका आंसर देखता हूँ, फिर कुछ बात और बताता हूँ। आंसर क्या है इसका? 6.54 16 सेंटीमीटर। यस, यानी कि पहली दफ़ा 81 सेंटीमीटर था और चौथे स्ट्राइक में हाउ हाई डज इट बाउंस बैक आफ्टर 4 स्ट्राइक, चौथे स्ट्राइक के बाद इसकी हाइट क्या रह जाएगी? 81 से 16 पर आ जाएगा ये। अब वही बात आपके जहन में आ सकती है कि यार अगर हम ए इसको ले लेते, पहले वाले को 81 अगर हम इसको ले लेते ए, 54 नहीं लेते, तो फिर ऐसी सूरत में आपको n लेना चाहिए था 5, तब भी आपका आंसर सेम आता और आपको फुल मार्क्स मिलते। तो बस ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि अगर आपने ए लिया तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, और अगर आपने इनिशियल वैल्यू को ए लिया तो फिर आप n को बढ़ा देंगे, 4 से 5 पे चले जाएंगे। तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा अच्छी तरह से कि मैंने आपको किस तरह बताया है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम से, एप्लीकेशन से, यूजेस ऑफ, दीज आर द यूजेस जो हमारे बिजनेस पर्पस में यूज़ होते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 12 कितना ज़बरदस्त यूज़ है। 12 देखिएगा, 12 है हमारे पास, सॉरी 12 है अ मशीन इज depreciated at the rate of 10% on reducing balance. The original cost was rupees 10,000. After how many years it will be valued at rupees 6,561। ये भी बहुत आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ इसको आपने सही तरीके से वैल्यूज जज करनी है, क्या चीज़ किस तरह दी हुई है। अ मशीन इज डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। जैसे जैसे उसका बैलेंस रिड्यूस होता जाएगा उस मशीन की कॉस्ट कम होती जाएगी, और किस रेट से कम होगी? 10%। यानी कि ओरिजिनल था सॉल्यूशन, ओरिजिनल डेफिनेटली 100% था, तो उसकी जो डिप्रिशिएशन है, रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कितना है? 10%। तो आर आपके पास क्या हो जाएगा? 100% माइनस 10%, जो क्या हो जाएगा? 90%। परसेंटेज को इस तरह लिखने के अलावा एक तरीका और भी है, 90/100, तो ये हो जाएगा 0.9। अब हमने निकालना है ए। वही बात, ए किस तरह निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 10,000। तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 0.9 से। तो 10,000 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 9 0.9,
10,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9,000। तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। A आपके पास कितना आ रहा है 9,000 और AR 9,000 मल्टीप्लाई बाय R आपके पास कितना है 0.9 और AR स्क्वायर ये हो जाएगा 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप हर आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.9 ही आएगा। A भी आ गया, R भी आ गया। N आपको निकालना है इसके अंदर, क्योंकि कहता है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी वैल्यूड। TN आपको दिया हुआ है कितना 66561। तो फॉर्मूला लगाइए आप, TN इज इक्वल्स टू AR की पावर n-1। TN आपको दिया हुआ है 6561 बराबर है A हमें कितना निकाला है हमने 9000 इंटू R हमें दिया हुआ है 0.9 में मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ स्ट्रेंथ ऑफ डेसिमल n-1 ये तो हमें निकालना है। तो 6561 ये 9000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 9000, यहाँ पर रह जाएगा 0.9 की पावर n-1। तो फ्रैक्शन का बटन यूज़ करते हैं 6561 डिवाइडेड बाय 9000 कितना आ रहा है 729 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 0.9 की पावर n-1। अब हम एक काम और करते हैं, 729 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू 0.9 को हम लिख देते हैं 9/10। एक ही बात है, 9/10 0.9 ही होता है, ये हो गया n-1। 729 अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए देखेंगे तो ये होता है 9 की पावर 3 और 1000 भी होता है 10 की पावर 3। चेक कर लीजिएगा, तो ये हो गया 9/10 की पावर n-1। और इसको अगर आप चाहें तो इस तरह लिख दें 9/10 की होल पावर 10 इज इक्वल्स टू 9/10 की पावर क्या लिखी हुई है n-1। आखिरी काम, जब बेस सेम होती है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। तो 3 बराबर है n-1, -1 यहाँ आ जाएगा +1 इज इक्वल्स टू n, ये हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4। तो इसका आंसर ये है कि क्या सवाल था कि कितने साल के बाद उसकी वैल्यू 10,000 से 6,561 रुपये रह जाएगी। n इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स, तो आपने लिखना है आफ्टर 4 ईयर्स इट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी 6561। 4 ईयर्स इज द आंसर। अब हम इसका आंसर बुक में भी चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। तो देखा आपने कि ये एप्लीकेशंस और यूजेस जो हैं वो कितने ज़बरदस्त हैं और किस तरह आपको सिखाए गए। चलिए आज की क्लास का एक और सवाल कर लेते हैं, बस अब सवाल बहुत कम रह गए, मैं 13 और करवा देता हूँ, फिर 14 नेक्स्ट लेक्चर में। 14 सवाल है टोटल, ये 13 क्योंकि बहुत छोटा सा सवाल है तो जल्दी कर लेते हैं। 13 फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ₹1000 for 5 years at 4% per annum compound profit. Solution. This is another great use of geometric sequence. Geometric progression का एक और बड़ा ज़बरदस्त यूज़ है कंपाउंड
प्रॉफिट या कंपाउंड लॉस अगर आपको निकालना हो तो आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। कहता है कि अगर आप 1000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करो 5 साल के लिए और जो रेट है प्रॉफिट का वो 4% है, तो कहता है कि पर एनम, एनम का मतलब होता है पर ईयर, एक साल में, एनम माने 1 ईयर, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होगा। तो बहुत आसान है। अब इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं है। तो पीछे जब डिप्रिशिएशन का वर्ड आ रहा था हम 100 में से माइनस कर रहे थे तो हमारे पास आर आ रहा था, लेकिन अब इंक्रीजिंग है, प्रॉफिट का मतलब होता है ऐड होना, तो इसलिए अब हम 100 में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आर बनेगा वो बनेगा 100% प्लस 4%, ये चीज़ असल है। तो ये हो गया 104%। 104% को हम लिख सकते हैं 104/100 और ये होता है 1.04। तो ये आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का कॉमन रेशो। अब है आपको ए हासिल करना। ए हासिल करने का वही तरीका है, अब तो आप सीख गए होंगे। 1000 रुपये उसने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, मल्टीप्लाई करते हैं 1.04 से, तो आपके पास ए आ जाएगा 1000 को आप 1.04 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1040, 1040 रुपये। अब आपके पास बनेगी क्या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्या होती है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ए आपके पास क्या है 1040, फिर ए 1040 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 1.04, 1040 मल्टीप्लाई बाय 1.04 का स्क्वायर एंड ये सिलसिला चलता जाएगा। एन आपके पास क्या है, क्या लिखा हुआ है 5 साल के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये आ गया 5। तो टी एन बराबर है ए आर की पावर n माइनस 1, T5 इज इक्वल टू ए हमने हासिल किया 1040 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास है 1.04 की पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1। तो T5 हमारे पास आ गया। कर लेते हैं इसको, 1040 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे 1.04 की पावर 1.04 की पावर 5 माइनस 1 कितना होता है 4। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 1216.65। तो 5 साल के बाद आपको जो अमाउंट बैंक रिटर्न में देगा वो देगा 1216.65। तो आपका प्रॉफिट क्या बनेगा, हैंस प्रॉफिट इज, क्या प्रॉफिट बनेगा, टोटल आपको बैंक ने वापस किया 12.65 और आपने बैंक में कितने किए थे 1000 रुपीज़। तो आपके पास रह जाएगा, आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा ये रुपीज़ 216.65, 216.65। तो ये हमारा सवाल था। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं बुक में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर बुक में आ रहा है 1000 इंटू 1.04 की पावर 5 माइनस 1। बुक में देखें ये आ रहा है 1000 इंटू 1.04 की पावर 5 माइनस 1। एक ही बात है, इसको सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर बनेगा। सही है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होइएगा कि सर ने गलत करा दिया। गलत नहीं कराया, एक ही चीज़ को लिखने के आपके पास आंसर्स का तरीका होता है। अच्छा, तो ये तो बुक में आ रहा है। अब आपके जहन में फिर वही बात कि यार अगर मैं ए को ले लूँ 1000, आप ए को 1000 लेंगे तो फिर आपको 5 के बजाय n लेना पड़ेगा 6 और आपका आंसर 100% सेम आएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो आज की हमारी क्लास ख़त्म हो गई है जिसमें हमने क्वेश्चंस कौन कौन से किए हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक सवाल और रह गया, वो भी करवा सकता हूँ लेकिन वो है बहुत आसान 14, लेकिन बहुत लंबा है, बोर्ड भर जाएगा सवाल लिखने में, तो उसको अगली क्लास तक के लिए छोड़ दीजिए। उससे पहले आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए।
आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे और मेरा लेक्चर जैसे ही अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा, बर वक्त मिलेगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएँ और उनको भी कहें कि सर आसिम के चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इस बार मैथ में मेरे ज़रिए आपके 100 में से 100 आएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।